अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़ में। मोहम्मद मालिक। आज तो आपने देखा सबसे बड़ी खबर तो वही है जो पहले हम सुन रहे थे। जहांगीर खान तरीन साहब ने नई पार्टी लॉन्च कर दी, IPP बनता है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। लेकिन भी होपफुली उस IPP जैसी खौफनाक नहीं होगी। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि जब कुछ इस किस्म की पार्टी सामने आए। सबसे पहले आपको याद है जब PMLQ बनी तो 97 में PMLN के अंदर अपने झगड़े थे, फिर एक इंटरनल फैक्शंस बन गए, ग्रुपिंग बन गई। फिर 2002 में मुशर्रफ साहब इन पावर थे तो 2002 में PMLQ बनी और PMLQ ने फिर मुशर्रफ साहब को ठुक के सपोर्ट किया और सारा कुछ आपके सामने। फिर जनाब 2002 में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस पेट्रियट ग्रुप बना। ये पीपल्स पार्टी का फॉरवर्ड ग्रुप बनाया हुआ था, तो इसने आके फिर सपोर्ट किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग Q को और फिर अगेन दैट इज़ हिस्ट्री। फिर कुछ अर्सा पहले 2016 में हमने देखा मार्च में एक और पार्टी बनी, पाकिस्तान सरजमीन पार्टी। ये मुस्तफ़ा कमाल साहब आए बड़े धूमधाम से, तब MQM को ज़रूरत थी कि अपने साइज़ में लाया जाए, सब कुछ किया जाए और एक अल्टरनेटिव बनाया गया। बाद में MQM जम के अंदर अब वो दोबारा जम हो गई भी। अब फिर हमने बलोचिस्तान अवामी पार्टी, जिसको हरफ आम में बाप कहा जाता है, ये 2018 में बनी और ये PMLN में से तोड़ के, और PMLN के लोग थे और PMLQ के लोग थे, इनको तोड़ के फिर सेनेटर वारुल काकड़ इसको लीड कर रहे थे, इसको जोड़ के ये बना दी गई बाप पार्टी। बाप पार्टी का ही बड़ा मज़ेदार हिस्ट्री है और उसका वोटिंग पैटर्न भी है। अब बनी है IPP जहांगीर खान तरीन साहब की। उसमें सारे जो PP अभी कुछ लोगों ने बड़ी जल्दी पिछले दिनों कहा था कि हमने ब्रेक ली है, और अभी एक दोस्त बता रहे थे कि शायद ब्रेक्स फेल हो गई सियासत है, वो फ़ौरन जाके नई पार्टी में जुड़ रहे हैं। वहाँ फवाद चौधरी थे, आमिर कियानी थे, इमरान इस्माइल साहब थे, अली जैदी साहब थे, वो याद है बयान था माथे पे गोली अगर मुझे छुड़वाना है। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब जो कल तक आंखें निकाल रहे थे लोगों की, उनकी कि जी हम आंखें सॉकेट्स में से निकाल देंगे, रेड लाइन क्रॉस करेंगे। फिर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, उनको मैं देख के तो हैरान हुआ था। मुझे याद है क्योंकि पुराने ज़माने में उनके जो आजकल फेवर में नहीं हैं, एक बड़े मशहूर DG ISI थे, वो उनके बड़े सिफारशी होते थे। खैर वो भी वहाँ पे पहुँच गई हैं। मुराद राज साहब हैं, सदात तनवीर तो हैं ही, अजमल वज़ीर एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो गई है। तरीन साहब का सारा फोकस, स्ट्रेंथ उनकी वो पंजाब में है। पंजाब के अंदर PMLN भी है। अब अगर कोई अरेंजमेंट बन रही है तो वो PMLN की कॉस्ट पे होगी। ताला तारड़ साहब ने कल एक बात करते हुए मीडिया में ये भी कहा, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अगर सीट एडजस्टमेंट का मौका हुआ तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। क्या PMLN की तरीन साहब को अपने हिस्से में से हिस्सा देगी? क्या किस कॉस्ट में होगा? क्या PMLN को भी विदाउट रियलाइजिंग साइज़ काट रहा है अब, कि बजाय इसके कि उनको एब्सोल्यूट पावर स्वे हो, खुली छुट्टी हो पंजाब में, शायद अब उनको भी बांटना पड़ेगा। और ये एडजस्टमेंट्स कैसे होंगी? जो माजी में एडजस्टमेंट्स हुई और PMLN ने PTI के लोग लिए, उनको बड़ी बुरी मार पड़ी बाई इलेक्शंस में। ना उनको PMLN वालों ने वोट दिया बिकॉज वो नाराज़ थे कि बाहर से लोग आ गए, और ना उनके अपने लोगों ने वोट दिया, वो नाराज़ थे कि ये लोटे बन गए। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और इन द मीन टाइम अभी तक परवेज़ खटक साहब की भी बातें खबरें सुन रहे हैं, वो भी देख रहे हैं किधर उन्होंने जाना है। परवेज़ खटक का हमें समझ नहीं आ रहा अभी। परवेज़ इलाही साहब कभी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं होते, वो आने वाले दिनों में क्या करेंगे? ये बड़ी अभी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल बात की अपने चेयरमैन से, और उसके बाद उनका वादा था कि सबसे बात करेंगे मीडिया से। वो वहाँ से जहाज़ पकड़ के कराची चले गए हैं, और वहाँ की भी खबरें निकल रही हैं कि जी वहाँ भी शायद कोई फ्रूटफुल मुलाकात नहीं हुई उनकी लाहौर ज़मान पार्क में। सो अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इस वक्त चीज़ें पावर पॉलिटिक्स की तय हो रही हैं, और शायद ये चीज़ें तय होने पे ही फैसला होगा कि पॉपुलर पॉलिटिक्स वाला मरला आता है नहीं आता। और उसमें JUI के जो रहनुमा हैं मौलाना फजल रहमान साहब और PDA के चेयरमैन, उन्होंने पहले ही बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया कि देखें जी मुल्क में और अफरा तफरी इंतशार नहीं हो सकता, देखते हैं क्या होगा, उसके बाद इलेक्शंस का फ़ैसला होगा। और ये सब हो रहा था। बजट तो कल आ ही रहा है, वो तो कल हो ही जाएगा। फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट जो पिछले दिनों बहुत गरज बरस रही थी, अब लगता है सुप्रीम कोर्ट अपनी जान छुड़ा रही है। लग ऐसे रहा जैसे कंबल पड़ गया है, जिस कंबल से उनकी जान नहीं छुट रही। और अब हमने देखा कि जो इम्पोर्टेंट केसेस थे, फॉर एग्ज़ाम्पल आज तो एक
लेजिटिमेट एक्सक्यूज़ कह लें कि जस्टिस वहीद वाज नॉट फीलिंग वेल, तो आज बेंच पूरा नहीं था, 8 मेंबर बेंच, लेकिन इनडेफिनेट पोस्टपोन कर दिया। जो 2 बड़े केसेस हैं, एक वीडियो कमीशन वाले केस पे भी बात आगे नहीं चल रही, और ये इलेक्शन कमीशन की जो वो है रिव्यू, वो भी आगे नहीं चल रहा। अब ये इनडेफिनेट अब भी पोस्टपोन आई है। ये 15 जून से छुट्टियां हो जाएंगी सुप्रीम कोर्ट की, और 11 सितंबर तक छुट्टियां हैं। 11 के बाद आएंगे तो 16 को रिटायर हो जाएंगे चीफ जस्टिस। तो लग ये रहा है कि ये चीज़ें हो रही हैं। और ये जब सब कुछ हो रहा था तो आज इरफान कादर साहब ने, जो स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर है अकाउंटेबिलिटी पे, उन्होंने एक बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस पर भी आपको पता है वो तो बड़ी दबंग तरीके से बात करते हैं। आज उन्होंने फिर आड़े हाथों ले लिया जुडिशरी को, और सबसे इंटरेस्टिंग उन्होंने आज एक बात सुना दी कि नैब भी केसेस ले सकता है, अगर करप्शन का एलिमेंट आएगा तो नैब भी ये केसेस कर सकता है। सो ये एक बड़ी जजेस के वो सुन सकता है। ये जब हम देखते हैं कल जब आया प्रेस रिलीज भी आया ISPR का फॉर्मेशन कमांडर्स के बाद, तो उसमें भी एक पैराग्राफ था जिसमें लिखा कि कोई वो लोग भी, वो एलिमेंट्स जो रुकावट डालेंगे अकाउंटेबिलिटी के अंदर, उन लोगों की जिन लोगों ने शोधा के मॉन्यूमेंट्स की बेहुरमती की, जिन्होंने आगें लगाई, जिन्होंने इस तमाम अटैक्स किए आर्मी इंस्टॉलेशंस वगैरह पे, ये तमाम चीज़ों पे, तो बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद ये वेल्ड रेफरेंस टू जुडिशरी भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने ट्रेंड देखा है, बेल्स फ़ौरन हो जाती हैं PTI लीडरशिप की, सब कुछ। और हमेशा से एक एतराज़ गवर्नमेंट का और दूसरे हलकों का रहा है कि जी जुडिशरी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सपोर्ट करती है इन लोगों को। तो क्या ये वही चीज़ की कड़ी है? इन चीज़ों बात करेंगे, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे उस चीज़ की जिससे सारे डर रहे हैं, और वो कल होनी है, वो है बजट। उस पर भी कुछ बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, और आपको सारे से PTI के खाते में डाल देते हैं, आप उनके वकील हैं, विच इज इन अ वे अनफेयर। से एक नोटिफिकेशन किया है, गो के मुझे तो नहीं पूछा गया, हाँ। मुझे भेजा गया, जो मुझे बाद में मिला, वो कोर कमेटी का मुझे मेंबर PTI। चले माशाल्लाह, आप चले फिर तो फॉर्मल हो गए, फिर तो आप बाकायदा, हमें भी नहीं पता था, उन्होंने मुझे लगता है कि एक्सेप्ट कर लिया है। स्टूडियो में इशफाक तौला साहब भी हैं, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, चेयरमैन रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन है, और मेंबर बोर्ड प्राइवेटाइजेशन कमीशन भी हैं। पता नहीं वैसे क्या करते हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन में इशफाक भाई। और हमें लाइन पे ज्वाइन किया हुआ इरफान कादर साहब ने, और बाद में मुजम्मिल असलम भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन पहले मैं ज़रा लीगल साइड पे कर लूँ। इरफान साहब से मैं शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताएं, हमें पहले ये तासुर मिल रहा था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट बैकफुट पर चली गई और अब मसले लटका रही है, तो बजाय इसके कि मामले को ठंडा होने दें, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और धड़ाधड़ आपने फायरिंग कर दी डायरेक्ट। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों लॉट ऑफ पीपल मैंने कोई ऐसी डायरेक्ट फायरिंग नहीं की। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट आप कह रहे हैं बैकफुट पे जा रही है, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैंने बहुत पहले ये कह दिया था कि ये फैसले जो है ये इम्प्लीमेंट भी नहीं हो सकते, ये सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में भी नहीं आते, और उनको अदराक हो गया। अगर पहले ही मेरी बात मान लेते तो यहाँ तक भी नौबत ना आती। बहरकैफ आज की जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर मैं कौम को ये बावर करा रहा था कि हमारा जो अकाउंटेबिलिटी ड्राइव है ये अक्रॉस द बोर्ड है, यहाँ पे कोई मुकद्दस गाय नहीं है, कोई होली काउज नहीं है। और इम्यूनिटी जो है प्रोसिक्यूशन से, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से, वो ना सियासतदानों को है, ना ब्यूरोक्रेट्स को है, ना वो सुपीरियर कोर्ट जजेस को है, ना वो फौज के जो रिटायर्ड लोग हैं, खा वो जर्नैल है, खा कोई भी है, उनको भी कोई इम्यूनिटी नहीं है फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। और ये ऐसा ही है कि जैसे एक जज जो है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, अगर वो ट्रैफिक वायलेशन करता है तो वो बिल्कुल उनको वहाँ पे चला हो सकते हैं, और उनको इस तरह से कोई भी टैक्स ऑफेंस करते हैं या कस्टम ऑफेंस करते हैं या कोई पीनल कोड में ऑफेंस करते हैं तो वो पब्लिक सर्वेंट है और उनको सजा हो सकती है। उनको कोई इम्यूनिटी नहीं है किसी कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी कानून में। ये ऐसे ही है जैसे सरकारी अफसर जो हैं उनके खिलाफ आप प्रोसीड कर सकते हैं एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिनरी रूल्स के तहत डिपार्टमेंटली, और उनके खिलाफ आप प्रोसीड कर सकते हैं अगर करप्शन करें तो क्रिमिनली। इसी तरह से सियासतदानों के खिलाफ आप प्रोसीड कर सकते हैं, आप उनको। लेकिन आज तो कोई ऐसी चीज नहीं थी। आप लोग तो यूजुअली करते हैं केस में कोई बात हो, डेवलपमेंट हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो,
आज आउट ऑफ द ब्लू अचानक इतनी कि जी जजेस को आपने ये सुना दिया है कि भैया आप खाली ये ना सोचें कि 209 के तहत वो जुडिशल काउंसिल बैठी हुई आपको नैब भी उठा के रगड़ सकती है। ये बड़ा आउट ऑफ द ब्लू आपका आया ना? नहीं, मैं बताता हूँ, ये इस तरह से नहीं था, क्योंकि मेरा तो 2005 में भी मैंने ये व्यू लिया था और उस व्यू से आज तक किसी ने डिफर नहीं किया कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस जो है वो अप्लाई करता है होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस को और तमाम पर्सन इन पाकिस्तान को अप्लाई करता है। तो ये मेरा तब भी ये मेरा व्यू नहीं है, ये लॉ भी इसी तरह ही है। तो ये को मैंने नई बात नहीं की जब मैं प्रोसिक्यूटर जनरल साहब। नहीं, मेरा सवाल इरफान भाई सिंपल ये है कि ये आपकी नई बात नहीं थी, कोई डेवलपमेंट नहीं थी, ये आज का दिन आपने क्यों चुना? आज का दिन इसलिए चुना और बात इसलिए की थी कि एक कमीशन भी बना हुआ है जिसमें के कुछ चीजें सामने आई हैं जिसके के ऐसे ओवरटोन्स आ रहे हैं कि लगता है कि कुछ मैनिपुलेशंस हुई हैं, कुछ करप्शन के भी कुछ ओवरटोन्स आए हैं। तो हमने बिल्कुल ये क्लैरिटी के साथ बताया है कि ये जो कमीशन बना है ये एक मौका दिया गया है जज साहिबान को कि वो अपने आप को कमीशन से क्लियर करा लें ताकि उनके खिलाफ वो स्टेज ही ना आए कि उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो या उनके खिलाफ मामला। तो ये जो लोग, कई लोग इसको ये समझ रहे हैं कि कल जो एसपीआर का प्रेस रिलीज आया था उसमें लिखा हुआ था फोरम ऑल्सो रिजॉल्व दैट एंडेवर्स बाय एनी क्वार्टर to create obstructions and stymie the conclusive defeat of well-designed of inimical forces will be dealt with iron hands। तो ये लोग कहते हैं कि जी शायद जुडिशरी को तो नहीं एम था कि भाई आप बहुत ज्यादा लाड कर रहे हैं नाजायज, तो जरा आप भी ना करें। देखिए पाकिस्तान का लॉ जो है ना सबको अप्लाई करता है और जहां बात आती है वायलेशंस की, ऑफेंसेस की, तो वहां पे इम्यूनिटी सिर्फ वाइल इन ऑफिस सदर को है और गवर्नर को है फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, और किसी को नहीं है। तो इस पे कोई ऐसी बात नहीं है जिसपे कि कोई नाराज हो और ना ही इसमें कोई ऐसी थ्रेट है। ये एक स्टेटमेंट दी थी इसलिए ताकि लोगों को पता हो, कौम को पता हो। ठीक है, मैं शुएब साहब का भी इस पे रिस्पॉन्स ले लूं। शुएब साहब, ये आज जो सीप की है, आज नैब भी बताया सब कुछ, क्या इरफान साहब जरका तो नहीं रहे थे जजेस को? कोई देखिए मैं समझता हूँ, मुझे तो लग रहा है जजेस पहले ही बैकफुट पे हैं। देखिए इरफान कादर साहब कोई हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन इन्होंने को आज पहली दफ़ा तो ये बातें नहीं की, इससे पहले भी की हैं। इससे थोड़े दिन पहले चले जाएं तो जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे खड़े होकर जो मौलाना फजल रहमान के जो स्टेटमेंट थी वो भी आप देख लें, जो उन जलसों में तकरीरें हुई, जो उनके दरवाजे के ऊपर कंटेनर रख के उनका बल्कि मेन गेट भी बंद कर दिया गया, वहाँ जो बातें हुई हैं वो भी सब कुछ आपके सामने है। और उससे पीछे आप चले जाएं तो पार्लियामान के अंदर जो गुफ्तगू हुई है, हालांकि आर्टिकल 68 मना करता है, लेकिन आज के बारे में आज का इनकी बात है जो इन्होंने कहा है कि नैब जो है अगर जजेस की करप्शन की बात हो तो नैब उनकी कॉग्निजेंस ले सकती है। क्या नैब डायरेक्टली कॉग्निजेंस जजेस की ले सकती है कि नैब को वाया जुडिशल किस तरह कैसे होगा? मैं नहीं समझता ऐसी, इसलिए कि कुछ चीज़ें आइन और क़ानून ने कुछ चीज़ें अपनी हुदूद व क़ुयूद सेटल की हैं। देखिए सबसे पहले है कि अगर कोई करप्शन या कोई करप्ट प्रैक्टिसेस या कोई मिसकंडक्ट किसी जज का आएगा तो उसके लिए एक ही फोरम है आइन के मुताबिक, वो है आर्टिकल 209। लेकिन वो मिसकंडक्ट है, उसमें करप्शन तो नहीं है। देखिए मिसकंडक्ट इन करप्शन इंक्लूड्स इन द मिसकंडक्ट। अच्छा, मिसकंडक्ट तो बहुत बड़ा एक स्कोप है ना, उसके नीचे बाकी चीजें, मतलब किसी ने रिश्वत ली वो भी मिसकंडक्ट है, किसी ने रिसोर्सेज से ज्यादा कोई प्रॉपर्टी बना ली वो भी मिसकंडक्ट है, वो किसी ने ऐसा कोई एक्शन लिया वो भी मिसकंडक्ट है। समझा दें, अगर करप्शन का कोई सबूत आया 209 पे चलेगी जुडिशल काउंसिल ने जज को फारिग कर दिया, रिकमेंड कर तो दिया। उसके बाद फिर जो है उसके बाद नैब उसको जा सकती है। उसके बाद फिर अगर कोई नैब उसमें प्रोसीडिंग करना चाहती है तो प्रोबेबली नैब कैन नॉट प्रोसीड डायरेक्टली। नैब कैन नॉट प्रोसीड डायरेक्टली। इसमें भी आप देखें ना, इसमें भी आप काजी फाइसा वाला केस देख लेना। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, उसकी मैं वजह बता देता हूँ आपको कि नैब का कानून जो है ना, इट अप्लाइज टू होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस एंड इट अप्लाइज टू ऑल पर्संस इन पाकिस्तान। तो जजेस आर आल्सो पर्संस इन पाकिस्तान। एक्सेप्शन नहीं है, जो एक्सेप्शन है वो सिर्फ रिटायर्ड वो सर्विंग जो फौज के लोग हैं सिर्फ उनकी एक्सेप्शन है, बाकी की कोई एक्सेप्शन नहीं है अंडर द नैब लॉ। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आप लोगों के पास कोई इंफॉर्मेशन है जो ये सजेस्ट करती है, चाहे उन ऑडियो की बेस पे या किसी भी बेसिस पे, कि कोई करप्शन का एलिमेंट है, तो क्योंकि अब कमीशन काम नहीं कर पा रहा तो अब नैब डायरेक्टली जाके जजेस को पूछ सकती है।
बिल्कुल कोई ऐसी हैरानकुन बात नहीं है ना। मैंने तो आपको बताया कि अगर कोई पीनल कोड का ऑफेंस करे, कस्टम का ऑफेंस करे, ट्रैफिक वायलेशन जज करे तो उसको बिल्कुल सजा हो सकती है। तो इसमें कोई और अमरबाने नहीं है। ये तो शायद बड़ी खतरनाक बात कह रही है। तो कह रहे हैं कि अब सीधा नहीं है, बिल्कुल मुझे बताएं कि नैब ऑर्डिनेंस बनाए 2009 में 2002 में, उसके बाद से लेकर आज तक 99 में, बल्कि उसके बाद से लेकर आज तक मुझे बता दें किसी एक सिविल जज के खिलाफ भी कोई प्रोसीडिंग्स हुई हैं? आखिर ये कोई कानून है ना, इस कानून के एक मिनट सर, इरफान आता हूं आपके पास, लेट हिम फिनिश। इसकी वजह ये है, इरफान भाई आ रहा हूं, जस्ट अ सेकंड। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का एक कॉन्सेप्ट है, ये एक एग्जेक्टिव फोरम है। एग्जेक्टिव फोरम जुडिशरी के मामलात में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, उसका एक तरीका कार है। अगर आपके पास सिविल जज के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स हैं, एग्जेक्टिव फोरम तो नहीं, भी इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन बॉडी है, दुरुस्त है, लेकिन ये है ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल, अब आपने लड़ाई खड़ी कर दी है। कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं, मतलब लेजिस्लेटिव लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी है तो नहीं है। हाँ, लेकिन एग्जेक्टिव का वन ऑफ द पार्ट ऑफ द एग्जेक्टिव है ना, पार्ट ऑफ द एग्जेक्टिव है। जब ये जुडिशरी में इंटरफेरेंस करेगा तो एक जुडिशियल फोरम ने अपना एक सेटल्ड प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं। अगर आपने किसी सिविल जज के खिलाफ प्रोसीड करना है तो आपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या लाहौर हाई कोर्ट है या जो भी है उसको आप देंगे, वो इंक्वायरी करेगा। अगर ये साबित हो जाता है तो देन यू कैन प्रोसीड। सिमिलरली अगर हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ कोई आपको एलिगेशन है तो उसका एक ही फोरम है, आर्टिकल 209। ये बात तो ठीक है, फिर तो एकदम ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो खत्म हो जाएगी जी। हेलो, ये तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो खत्म हो जाएगी अगर नैब का बिल्कुल खत्म नहीं होगी, ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएगी जुडिशरी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। बल्कि इनको तो, अगर मैं जज हूं तो मैं तो खुद अपने आप को ऑफर करूं कि ठीक है हम पे भी ये लॉ अप्लाई करता है, बल्कि ये कभी कोशिश ना करूं कहने की कि हम पे अप्लाई नहीं करता। तो इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि माजी में ये होता रहा है कि अगर इनके खिलाफ कुछ केसेस बनते भी थे तो वो हुकूमतें जो है ना, वो इनको डरा धमका के तो अपने काम जो थे वो सीधे करा लेते थे, जो कि गलत तरीका था। तो अब क्या नैब क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे कि नैब मूव करेगी इनमें से किसी के खिलाफ जिनकी? नहीं, देखें, अगर कोई केसेस आएंगे तो मूव करेगी, ऐसे थोड़ा ही मूव करेगी। अगर एविडेंस ही नहीं है तो फिर कतई नहीं मूव। आप कह रहे हैं ना कि एविडेंस सामने आई है जो करप्शन को हिंट करती है। नहीं, मैंने ये कहा है कि कुछ ऑडियो लीक्स पे ऐसी बातें आई हैं, लेकिन मैंने तो ये भी कहा है ना कि इसीलिए तो वो एक कमीशन बना है, वो इनको एक फैसिलिटी दी गई है, बजाय इसके कि इनका मामला नैब में या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाए, ये अपने आप को अपने ब्रदर जजेस की कमीशन से क्लियर करवा लें। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से, क्या आपको चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से पहले ये दोनों केसेस का फैसला होता नजर आ रहा है, एक प्रोसीजर एक्ट के ऊपर और एक जो रिव्यू पिटिशन है इलेक्शन कमीशन की? देखें, बेहतर यही है कि चीफ जस्टिस इसको रेजिस्ट ना करें, क्योंकि अगर रेजिस्ट करेंगे तो मुझे खतरा लग रहा है कि उनका मामला कहीं ये नैब वगैरह में ना चला जाए। क्या बात है? मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें मुनासिब नहीं हैं। चीफ जस्टिस महताब बंदियाल वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी कॉम्पिटेंट मैन। मैं समझता हूँ कि तमाम तर प्रेशर्स के बावजूद इन्होंने हिस्ट्री बनाई है, इन्होंने अपना फैसला दे दिया। आपको फैसला होता नजर आ रहा है? मेरा ख्याल है वो कर देंगे, क्योंकि ऑडियो लीक्स वाले केस पे भी कल था, परसों था, मैंने उस केस को आर्गू कर रहा हूँ एज ए प्रिंसिपल। लेकिन इरफान साहब ने कुछ सुना नहीं थी कि सुनाने से क्या होगा? उनके सुनाने से ये हो जाएगा कि सारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ बदल जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। देखें, पहली बात तो ये है कि उन्होंने, सर एक मिनट इरफान साहब सुन लेना सर, आप क्वेश्चन ये है, सिंपल बात है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले कर दिए हैं, जो फैसले हो गए हैं वो माजी का और तारीख का हिस्सा हैं कि उन्होंने आइन और कानून की बालादस्ती के लिए फैसले कर दिए, और कौन उसके रास्ते में रुकावट बने वो भी सबके पता सामने। नहीं फैसले किए कि नहीं, लेकिन बड़ी कंट्रोवर्सीज को भी जन्म दे दिया है। देखिए ना, कंट्रोवर्सी, नीडलेस कंट्रोवर्सीज को भी जन्म दिया है। 63A मेरा नहीं ख्याल के तारीख का भी बड़ा अच्छा फैसला है ना। बेंचेस के ऊपर जिद करना, आप लोग खुद वकील कहते थे फुल बेंच बना देते, इनके भी सारी चीजें ब्लफ कॉल कर लेते, फुल बेंच ना बनाना। अपनी बात है कि क्या मुझे दोनों तरफ बड़ी सवाल है। एक बात मुझे बता दें, क्या आइन आर्टिकल 224 के मुताबिक 90 डेज के इलेक्शन का कहता है? यानी आप फैसलों को साइड पे रखो, कोई नहीं बहस कर सकता। फिर किसी को क्या एतराज हो सकता है? और कोर्ट की क्या ये डिस्क्रिप्शन आज तक चीफ जस्टिस का है या किसी और का? फुल बेंच बना देते, कोई क्या बाकी जजों ने कहना था कि 90 दिन बना, कोई कह नहीं सकता। और जिन्होंने डिफरेंस, सुने ना, जिन्होंने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात की है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की, उन्होंने भी कहा है 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। चले, मुझे ये सेगमेंट यहाँ पे खत्म करना है, मैं ब्रेक लूंगा। आप दोनों का, इरफान आपका बहुत शुक्रिया, शुएब साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक चीज तो बड़ी क्लियर है
यह नया एक ट्विस्ट आया है, जैसे इरफान कादर साहब ने, और वो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में है, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर में। उन्होंने कहा कि नैब चीफ जस्टिस को भी देख सकती है, बाकी जजेस को भी देख सकती है। क्या ये वो जिस तरह फिल्मों में होता है, ये चेतावनी दी है, कोई प्रॉफिटिक स्टेटमेंट है, क्या है? बहरहाल ऐसी चीज़ें ना ही हो तो बेहतर है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके हम फाइनेंस और बजट पे बात करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। इस सेगमेंट में ज़रा हमने कहा कल की बात कर लें बजट की। चीज़ें तो काफ़ी खुल गई हुई हैं सामने, बिकॉज जो तो फिगर्स आज इकनॉमिक सर्वे भी रिलीज़ किया फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, लेकिन नो सरप्राइजेस देयर। कुछ फिगर्स के ऊपर बहस हो रही है जो हमेशा रहेगी गवर्नमेंट के साथ, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो हैं इंडिकेटर्स वो तो नेगेटिव्स में ही हैं। लेकिन एहसन इकबाल साहब ने 2-3 इंटरेस्टिंग बातें की। उन्होंने कहा खाली जब आप इनको एनालाइज कर रहे हो तो 2 चीज़ों को ज़रूर दिमाग में रखिएगा। एक तो ये कि जो इतने डेवस्टेटिंग फ्लड्स आए, सब कुछ आए, उसका 30-31 बिलियन का नुकसान हुआ। फिर जो फॉर्मर गवर्नमेंट थी PTI की, उन्होंने लास्ट क्वार्टर के अंदर कोई PSDP वगैरह के फंड्स वगैरह रिलीज़ नहीं किए थे, उसका भी इम्पैक्ट आया। और फिर जो ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहे थे, उनको जब इन 3 चीज़ों को मिलाएंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि हमारे इंडिकेटर्स क्या हैं। लेकिन मेरे नज़दीक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि एक पॉइंट पर कुछ सवाल हो रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर से, तो उन्होंने बताया कि जी हमें तासुर आज तक दिया गया था कि IMF के साथ मिल के बातचीत हो रही है, हर चीज़ शेयर हो रही है, क्योंकि IMF का प्रोग्राम बड़ा ज़रूरी है, 30 जून तक होगा। तो वो पता लगा कि हफ्ता 8 दिन पहले ही उन्होंने कुछ फिगर्स अपने शेयर किए IMF के साथ, वो भी क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने उनको मजबूर किया, वरना वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। सो नाउ वी नो कि क्यों IMF के साथ बात जो हम कहते हैं चल रही है वो चल नहीं रही होती। फिर फिगर्स जब सामने आ रहे हैं वो बड़े खौफनाक किस्म के फिगर्स आ रहे हैं। पिछले साल इन्होंने कलेक्ट करना था FBR ने 7.64 के करीब ट्रिलियन का हदफ था, जो अब हमें बताया जा रहा है कि शायद वो 9.2 ट्रिलियन बन जाएगा। IMF से एग्री हो गया है। अभी डेफिसिट भी 500-600 अरब का पहले ही है, जिनसे अगर 7.5 अरब नहीं, 1 खरब नहीं हुआ तो वो 9.25 खरब कैसे लाएंगे। और इन हालात के अंदर जब हर चीज़ स्क्वीज़ हुई हुई है, सब कुछ हुआ हुआ है, तो आने वाले दिनों में एक रफ क्विक आइडिया लेने की कोशिश करेंगे कि होगा क्या। हमारे साथ मौजूद हैं अशफाक उल्ला साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, चेयरमैन रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन है, और मुजम्मिल असलम ये एक और ज़िंदगी में फॉर्मर स्पोक्स पर्सन टू द फाइनेंस मिनिस्टर होते थे जब इनकी हुकूमत होती थी, और अभी तक तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो मेरा ख्याल है कि अभी ये सिर्फ इकोनॉमिस्ट ही हैं, इसका मतलब है आज तक। तोला साहब पहले ये बताएं, 7.5 खरब तो हुआ नहीं, तो 9.25 कहाँ से होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो एहसन इकबाल ने कहा ना, उस बात को मैं आगे लेके बढ़ रहा हूँ। आपका इंपोर्ट कंप्रेशन बहुत ज़्यादा है, और आपकी जो 51% जो आती है वो पोर्ट से रेवेन्यू आती है, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स। कंप्रेशन इज़ नॉट स्मॉल, $20 बिलियन। उसमें से आप समझ लें 60% ऐसी होती है जिस पे के ड्यूटीज़ और टैक्सेस नहीं होती हैं, और बाकी 40% ऐसी होगी जिसमें होंगे। तो जस्ट टेक द क्वांटम ऑफ दैट। देखिए, लास्ट ईयर भी जो बजट था और जिस बजट को आप देख रहे हैं, आप पहले ये समझने की कोशिश करें कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों इतना हुमंगस हुआ और आज ये बेल्ट टाइटनिंग क्यों करनी पड़ी। लास्ट ईयर जो 21-22 का जब बजट आया था, और उस वक्त मैंने और मुजम्मिल साहब हम दोनों एक ही प्रोग्राम में थे, और अभी मैं वहीं से पब्लिक टीवी से उठ गया रहा हूँ, उसी शो में थे। मैंने ये बिल्कुल कैंडिड कहा था कि जो $8 बिलियन का उन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट रखा था, जिस बजट को मैं देख रहा था, एक्सपेंशनरी बजट को शौकत तरीन साहब ने जब दिया था, तो मैंने कहा था ये 16 अरब से कम नहीं हो सकता, और एंड में 17.4 अरब पे गया। तो 9.4 अरब का आपका मिसफायर हुआ है पूरा करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर आज उस तरीके से को रेशनलाइज करके आप चलते तो आज आपकी इकोनॉमिक वरीज या वूज जो होते वो नहीं होते। तो वहाँ से हम इब्तिदाइया लेते हैं इस चीज़ का। एक तो ये प्रॉब्लम आया। दूसरी बात, जैसे एहसन इकबाल ने की, कैटास्ट्रॉफिक, अगर आप देखेंगे तो हमारा जो सबसे बड़ा इशू था, हमने जो वो ठीक है, वो रीजन अब छोड़ के नहीं हो गए हैं ना। मैं तो सिंपली करेक्शन की बात जिस फिगर पे एग्री किया है वो कैसे चले, मैं आपको इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ।
देखिए, सबसे पहला आपके पास आया था जो आप समझ लें 7.2 ट्रिलियन अभी होगा, मेरे ख्याल से 7.2 ट्रिलियन के करीब हो जाएगा, नहीं 7 ट्रिलियन मरे तो फिर कुछ 600 अरब तो यही हो गया ना होल। नहीं, होल नहीं होता सर, ये तो ईयर क्लोज हुआ ना, शॉर्टफॉल हो गया ना। नहीं, ये तो क्लोज हुआ ना। हो गया। अब अगले साल की आप देखते हैं तो प्रोजेक्शन ऐसे की जाती है, आपकी सबसे पहले तो आपकी इन्फ्लेशन दी जाती है, फिर आपकी जीडीपी ग्रोथ ली जाती है। तो अगर 3.5 है जो मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल से इससे ज़्यादा होगी। अगर 3.5 ये कहते हैं, वर्ल्ड बैंक भले 2 कह रहा है, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा होगी। क्या चीज़? ग्रोथ आपकी होगी, आपकी से ज़्यादा। 3.5 आपकी ग्रोथ होगी, मैं मिनिमम कह रहा हूँ ये, बिकॉज कि आप बॉटम पे हैं और ये लोएस्ट ऑफ द एव इज टर्न ऑफ द टाइड, आप भी समझते हैं ये टर्न हो। जो नेगेटिव था फिगर, जिस तरह उसको 0.29 आप लोगों ने किया, वो भी छोड़ दे। नहीं, मैं फर्स्ट फिगर मैं देखे या वो तो आपने प्रूफ दे दे, शो कर दिया, ना करें खौफे खुदा करें। नहीं खौफ देखिए 3.5%। मैं एक मिनट, मैं आपको एक मल साहब एक बहुत क्लियर बात बताता हूँ। अगर कोई कहता है कि माइनस थी, मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूँ प्रूफ दे दे। फिर ऐसे नहीं होता कि जी मैं कह दूं तो ये नहीं हो सकता। बट दूसरी बात आप ये भी कहते हैं डॉलर 249 का होगा और होना चाहिए। सर आप, मैं नहीं कह रहा, ब्लूमबर्ग कह रहा है। मैं जब कहता था ब्लूमबर्ग दो बंदों ने एक प्रोजेक्शन दे दी और ब्लूमबर्ग सच्चा हो गया। कल जब सुन ले ये बात ना करें, एक सेकंड मुजम्मल कर ले लूं। जब मूडीज ने आके आपकी डाउनग्रेडिंग की थी तो आप ही के फाइनेंस मिनिस्टर का, मूडीज को क्या पता, मैं उनसे अपनी जुबान में बात करूंगा। आपका एक एनालिस्ट एक बात कर दे तो ब्लूमबर्ग जनाब 31वां पारा, अगर मूडीज आपकी रेटिंग डाउन करे तो मूडीज को पता नहीं। साहब एक काम करे, मैं नहीं कहता आपको, उसकी कैलकुलेशन मौजूद है। आप एक काम करें, आज आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूं, और ये दावा मेरा उस वक्त तक रहेगा जब तक आप इस पर अमलदारी ना करें। स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस हुआ है। आप स्टेट बैंक को कहें कि जो रीर का इंडेक्स है 2010 का, उसको आज 2023 पे लें, आपको ऑटोमेटिकली। मैं मुजम्मल साहब को ले, मुजम्मल वो कहते हैं 3.5% तो ग्रोथ होगी जी मिनिमम, इससे ज्यादा ही होगी। हम जब डेटा देखते हैं, डेटा डजंट, खून खुश्क हो जाता है, समझ नहीं आती। अगर बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो भी निकाल लें कि फ्रेंडली कंट्रीज भी आ गई, सब कुछ आ गया, हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पे इनमें से कोई बात नहीं करता। फाइनेंस मिनिस्टर को पूछो, वो कहते हैं बी प्लान है। ओ भाई, बी प्लान लगता है कौन सी कोई कॉन्स्पिरेसी का प्लान है, कोई शेयर नहीं करता। सब कुछ अगर बिल्कुल सही बैठ जाए तब भी हमें मिनिमम $16 बिलियन तो चाहिए टू क्लियर इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कहां से आएंगे कोई नहीं बताता। इनसे भी पूछो, ये कहते हैं बी प्लान है। मतलब कि बी प्लान कोई वो डी-डे नॉर्मंडी वाली इन्वेजन वाला वर्ड बन गया था। मुजम्मल 3.5% यार, ये कैसे, कुछ समझ आती है? मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूं तोला साहब को कि इनकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हुआ है। वैसे तो 14 महीने से ही है। अब आपने जो बात की कि वो एहसन इकबाल साहब ने 3 चीजों को जोड़ के जो बनाया, उन्होंने कहा आखिरी क्वार्टर में जो है PSDP पे खर्च नहीं किया था। तो भाई आखिरी क्वार्टर हमारी हुकूमत का तो था ही नहीं, वो आपके पास था। आप पिछले अप्रैल से हैं हुकूमत में, नंबर 1 पहला झूठ। फिर दूसरा, मेरा ख्याल है वो आप ही की हुकूमत के आखिरी क्वार्टर की बात कर रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि उस वक्त पैसे नहीं थे कि हम स्पेंड करते। अच्छा, अगर हमने उस क्वार्टर में पैसे कम खर्च किए थे तो ये बढ़ा देते ना। 1 क्वार्टर तो था ना, पैसे थे ही नहीं आपके पास एलोकेशन में। अच्छा, फिर ये मेरे बात तो करने दे भाई। फिर ये 12 महीने गुजरे। इस 12 महीने में जो इन्होंने PSDP की एलोकेशन रखी थी, एहसन इकबाल साहब से पूछना वो कितना % उन्होंने खर्च किया। सवाए MP को पैसे देने के अलावा इन्होंने कितना % खर्च किया। दूसरी बात तोला भाई ने बोली, हमारे अशफाक भाई बड़े भाई है मेरे और बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने कहा वो इंपोर्ट कंप्रेशन हो गया था जिसकी वजह से जो है ना टैक्स पूरा नहीं कर सके। ये इनको किसने कहा था कि पिछले बजट में 11.5% महंगाई और $190 की प्रोजेक्शन ली हुई थी और कास्ट क्लोज हुआ 286। $38 गिरने के बावजूद भी अगर ये रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाए, इंपोर्ट गिर गई होगी 15-20%, जो $38 गिर गया उसकी प्रोजेक्शन कहाँ गई। फिर इन्होंने बात की, अल्लाह आपका भला करे, कि प्रूफ दो कि ये जो है नेगेटिव ग्रोथ नहीं थी। मैं आपको प्रूफ यहाँ बैठे बैठे दे देता हूँ, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताएं कि इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि बड़ी सनत 8% से गिर गई है, लेकिन साथ ये कह रहा है कि छोटी सनत 9.5% से बढ़ गई इस साल। मतलब कोई दिमाग, अच्छा छोटी सनत 9.5% से इसलिए बढ़ गई। SME, एक सेकंड इशफाक साहब, ये बात तो ठीक है, आपकी SMEs फीड इन करती हैं LSM को, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को।
ये कैसे हो सकता है कि लार्ज स्केल नीचे गिर रही हो और आपकी स्मॉल स्केल जो सी वो बढ़ रही हो? आपको एक काम कर लें, वो चार्ट निकाल लें मेरे, मैं दो बातें और मेरी, अच्छा ये दो बातें और मुजम्मिल को करने दे पूरा, दो बातें और कर लें, दो बात। फिर एग्रीकल्चर ग्रोथ क्रॉप जो है -4, ये अभी फ्लड की बातें कर रहे थे, लेकिन लाइफ स्टॉक जो है 5% से बढ़ गया। मतलब उस वक्त कह रहे थे बिलावल साहब, ये सारे कह रहे थे कि जी हमारे जानवर, माल मवेशी सब बह गए, लेकिन उसमें 5% ग्रोथ आ गई। मुल्क में फॉरेस्ट्री की ग्रोथ आ गई 4%। फिर उसके बाद अब सर पकड़ लेंगे बात सुन के कि 25% डीजल की खपत कम, लेकिन मुल्क में ट्रांसपोर्ट सेक्टर 4.5% से बढ़ गया। ये जो है, ये कह रहे प्रूफ दे दो, ये मैं आपको बिजली भी 18% कम, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ गई है। मैं आ जाता हूं, कम ऑन, अब आ जाए ना, वन बाय वन आगे। सबसे पहले उन्होंने, ये मुजम्मिल ने कहा कि 11% जो इन्फ्लेशन की बात की थी और 190 की डॉलर की कैलकुलेशन की थी, वो मुफ्ती इस्माइल साहब ने खुद एडमिट किया कि मेरी गलती थी। ही हैज एडमिटेड दैट। मैं आपको मना तो नहीं कर भाई, जहां आप सही हो, मैंने आपको क्या कहा, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, और मिफ्ता साहब ने ये बजट बनाया था, मैं इसको डिसोन नहीं कर सकता। अब आपने कल को ये नहीं कहना, अब हमने पता लग रहा है कि इस बार ये आप 290 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन सारी अपनी, तो कल को ये नहीं आपने कहना कि डार साहब ने कह दिया था, लेकिन डार साहब का दिल तो यही था कि 250। देखिए, अगर मेरी बात सुने, अगर मैं आपको एक बात, अगर कह दिया, ये आज प्रोजेक्शन है, मिफ्ता की भी अपनी एक प्रोजेक्शन थी, और उसी प्रोजेक्शन के बेस पर उसने जो भी कहा होगा, देखें वो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट है और बड़े मंजे हुए इकोनॉमिस्ट है, कोई ऐसी बात नहीं है। हर कोई, मेरा ख्याल है, अपनी मंतक से पाकिस्तान की बेस्ट सर्विस देना चाहता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आज भी इन्होंने कोई एस्टीमेट दिए तो उसका बेहतरीन हिसाब इकोनॉमिक टीम दे सकती है। मैं इसमें सिर्फ यही कह सकता हूँ कि इन गुड फेथ में इसको ट्रस्ट कर सकता हूँ कि बिल्कुल ठीक होगी, और इंशाल्लाह इसी पे काम चलेगा। चले छोड़े इसको, आप बताएं रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैसे बढ़ाएंगे? आप तो उस कमीशन के हेड भी हैं ना। देखिए, मैं आपको बताता हूं, पैसे कमा के देने, मैं आपको बताता हूँ, उसमें देखिए काफ़ी चीज़ें हमने एक इंटरिम रिपोर्ट दी है, और उसमें मेरा ख्याल है उसमें कुछ चीज़ें, कुछ इख्तिसाबात उसके छप भी चुके हैं, और हमारे फेवरेट फ्रेंड राना शहबाज साहब ने काफ़ी स्टोरियाँ की, बाकी जर्नलिस्टों ने भी की। ये जो बात चल रही है कि आप, एक प्रपोजल है कि इजाजत दे दें कि 1 लाख, ये मेरा प्रपोजल नहीं है, नहीं, कि 1 लाख डॉलर जो है लोग ले आए बाहर से, अगर जो लाएगा उससे रिसोर्सेज नहीं पूछे जाती, क्योंकि इस वक्त जो लॉ है इसके मुताबिक आप 5 मिलियन रुपए की इक्विवेलेंट ला सकते हैं, वो तो बनता है कुछ $17,500 आज के रेट। जी, आज उनकी स्टोरी आई है। अगर ये $1,00,000, इट्स नॉट अ बैड आइडिया, अगर ये हो जाता है, ये अमेंडमेंट की पॉसिबिलिटी है होने की। देखिए, पार्लियामेंट के सामने होगा, अगर मैं समझता हूँ, मेरी नॉलेज में नहीं है, मैंने भी स्टोरी पढ़ी है, और नहीं, वो अपनी स्टोरी में लिखता है कि आप, वो लिखता है कि ये रेकमेंड आप लोगों ने भी किया कि सेक्शन हमने 111 चेंज करें। हजरत, हमने कोई और मालिक साहब किया था, हमने ये कहा था, अक्सर क्या हो रहा है आजकल कि लोग जो पुराने एसेट्स होते हैं अब रिवील होते हैं, ठीक है, तो वो 5 साल का फायदा उठा लेते हैं कि जी 5 साल नहीं किया तो अब खत्म। अब देखें ना, वो हमने तो एक्विटी क्रिएट करने के लिए किया था कि अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा तो उससे आप टैक्स वसूल करें, इस आड़ में वो ना जाए कि 111(4) में उसने क्लेम कर लिया। तो हमने ये कहा था कि 111(4) की एप्लीकेशन अगर इन केस ऑफ फॉरेन एसेट्स है और वो वहां से भेज रहा है तो उसकी एप्लीकेबिलिटी रिट्रो। आप इस फेवर में है कि $1 लाख आने चाहिए विदाउट क्वेश्चन आस्क्ड? अभी और IMF मान लेगी, वो तो कहेगी ये मैंने स्टोरी सुबह पढ़ी है। हमारे एनालिस्ट जो मेरे भी अपने दोस्त हैं, हम ये सारे RRMC के जो हमारे मेंबर्स हैं, उनको ही मैंने कहा आप इवैल्यूएट करें इस पे एंड देन लेट देम कम अप, बिकॉज़ दिस इज एन इंडिपेंडेंट कमीशन। एक बिजनेसमैन अभी काफी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट है जो इन लोगों ने शुरू किया था, जिसको मैं काफी क्रिटिसाइज करता था, बिकॉज मैं कहता था कि बड़ा एक्सपेंसिव बोरोइंग है, लेकिन अब जब इंटरेस्ट रेट सरकार भी 21% प्लस पे ले रही है तो बहरहाल वो सस्ता ही रहेगा। तो आप लोग क्या उसको एग्रेसिवली इंकरेज कर रहे हैं? देखिए, रोशन डिजिटल अकाउंट में जो पैसा आया था ना, वो उस वक्त आया था जब पाकिस्तान दुनिया से सबसे ज्यादा रेट दे रहा था। द मोमेंट वहाँ उनको अपने कंट्रीज में वही रेट मिला तो हमारी जितनी पेट्रोटिज्म थी ना, वो बिल्कुल गुब्बारे में हवा की तरह। तो फिर रेट बढ़ा दे। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, वही रेट आप 12% पे ले जाए। प्रपोजल है नहीं, इसमें तो नहीं हो सकता, ये तो स्टेट बैंक का मामला है ना, बजट का नहीं हो सकता ये मामला। नहीं, ये तो स्टेट बैंक का अपना बातचीत तो चलती है ना आपकी। देखिए, वो स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में वो जो कर रहे होंगे। अब MPC आती है, उसमें अगर वो डिसाइड, प्लान बी का कुछ आपको आइडिया है जो हमें खुफिया प्लान बी है? देखिए, मैं आपको क्लियर बात बताता हूँ कि आई बिलीव इन वन थिंग कि इफ ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर इज सेइंग समथिंग
आई नो फॉर श्योर, मेरी भी पुरानी रफाकत है आपकी। तो साहब कल तो आप इकोनॉमिस्ट थे, अब आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट वाली बातें शुरू हो गई। इफ द फाइनेंस मिनिस्टर सेज दैट, इफ द प्राइम मिनिस्टर, मैं मेरा प्लान नहीं है ना। आपने सुना, आपको कोई शेयर हुआ प्लान बी आपसे? कुछ हुआ है, बट आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू शेयर इट। मुजम्मिल, है कोई प्लान बी? सीरियसली वजह है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि 30 अरब डॉलर जो है ना, इस वक्त जो है ना, सऊदी अरब, चाइना, कोई एक मुल्क पाकिस्तान के लिए 30 अरब डॉलर नहीं दे सकता। इवन IMF भी स्टैंड अलोन बेसिस पे जो है, अगर आप IMF प्रोग्राम में भी आ जाए, इसीलिए IMF बार बार 6 अरब डॉलर की बातें कर रहा है। अब वो प्लान भी हमने एक जरदारी साहब से सुना था कि 100 अरब डॉलर वो ले आएंगे, और इसहाक डार साहब ने कहा था 1000 अरब डॉलर के असासे मुल्क में। 1000 अरब डॉलर के उन्होंने असासे, मैंने सोचना शुरू किया किधर होंगे, तो हमारी पूरी स्टॉक एक्सचेंज 25 अरब डॉलर की है, जिसमें पूरे पाकिस्तान की कंपनी है, बैंक्स भी हैं, कारखाने भी है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी है, सर्विसेज सेक्टर भी है। मैं सोच में पड़ गया कि 975 अरब डॉलर किधर छुपाए हुए हैं, ये किधर है, शायद अशफाक भाई को पता हो क्योंकि टैक्स के लिए कर रहे हैं। तो प्लान भी 2 ही सुने मैंने इनके मुंह से, 1000 अरब डॉलर के असास से, लेकिन 1-2 अरब डॉलर अरेंज नहीं कर पा रहे, और जरदारी साहब कह रहे हैं मैं 100 अरब डॉलर की कहीं प्लान भी ये तो नहीं है पंजाब के मुजम्मिल, के प्लान भी ये तो नहीं है कि अगस्त तक बस काम निकालो उसके बाद चले जाओ, यही प्लान भी है? मैं लाइटर साइड पे कह दूं, ये प्लान भी तो सर, एक मिनट सर, कि अगस्त तक टाइम निकालो। सर एक मिनट देखिए, ये जो 25-22 अरब डॉलर है मुजम्मिल, स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट कैप, आप तो डेली माशाल्लाह देखते हैं। मैं आपको ये इस प्लान ए और प्लान बी के तवज्जुह से नहीं बता रहा। मैं आपको सीरियस नोट में क्यों पूछ रहा हूँ, हमारी सारी मसले आके अड़ जाते हैं डॉलर वैल्यू पे। अगर इन्फ्लेशन देखें, इन्फ्लेशन इंडिया में 5% से नीचे है, श्रीलंका में भी इवन, आपको पता हमसे ज्यादा करंट अकाउंट। हमारा मसला सिर्फ ये है कि हमारा डॉलर ने हमें मरवा दिया, अब डॉलर नहीं संभल रहा, और पेमेंट्स ही हमने डॉलर्स में करनी है। हमें अब ये बताएं, जो आज भी फाइनेंस से कह रहे थे कि ये जो डॉलर्स अपने संभाल के बैठे हुए हैं, इनका नुकसान हो जाना है, सब कुछ हो जाना है, हमें सिंपली बता दें कि डॉलर का कुछ सोल्यूशन। हमारा सबसे बड़ा जो पंच लाइन, मैं IMF के खिलाफ नहीं हूँ, हमारी मीशत को डिसिप्लिन करते हैं। द वे वी हैव हैंडल देम, अभी नहीं, जब शुरू में हमने एग्रीमेंट किया है, आप देख लें, सारी ऑटोनॉमी है, आप कुछ नहीं। आज OMO में, ओपन मार्केट ऑपरेशन में, बैंकें स्टेट बैंक से बोरो करती हैं और हमें 2% स्प्रेड पे टिका देती हैं। 1 परसेंटेज पॉइंट पे 400 अरब रुपए आप दे रहे हैं। ये तो इन लोगों ने किया था ना, इन लोगों ने सारा, ये आप लोगों ने स्टेट बैंक को इतना बनाया था। पाकिस्तान का कहता हूं, ये आप लोगों ने स्टेट बैंक को ये बनाया था, मतलब ये भी है पाकिस्तानी है, ये भी है। लास्ट 30-60 सेकंड्स, कैन यू जस्टिफाई जो आप लोगों ने स्टेट बैंक के साथ, और अब गवर्नमेंट को वही बोरोइंग करनी पड़ती है, और उतारते तो हम लोग हैं ना? क्या वो सही डिसीजन था स्टेट बैंक वाला? बात ये है कि ये 2019 में कानून लाए और 2022 तक सक्सेसफुल चलाते रहे हम, तो ऐसा क्या हो गया कि 1 साल में इनसे नहीं चल सकी ये चीज। आपका कर्जे का आप बढ़ाते गए सर। 1 मिनट, 21 के एंड में जब आप दूसरी मर्तबा साइन करने गए थे, शौकत तरीन साहब और रजा बाकिर साहब ने किया, उस वक्त इफेक्टिवली आपने पास कराया है। ये आई एम सॉरी, नहीं पास कराए, लेकिन अशफाक भाई 2019 से 0 बोरिंग है स्टेट बैंक की। हमने पास मुझे पता है, नहीं, 0 बोरिंग स्टेट बैंक से आप नहीं कर रहे थे, आप कमर्शियल बैंक से कर रहे थे ना भाई। 15 को इधर से पकड़ रहे थे, वही जो पहले 1%, 1.5% में मिलता था, वो फिर आप तो 15% 150 पॉइंट बेसिस। ना, ये भी मैं क्लियर कर दूं, ये स्टेट बैंक जो है कमाता है इसमें। ये इनको जो है, टोला साहब जो अभी बोरो कर रहे हैं ना, ये OMO से, ये 2% बैंक कमा रहे हैं और 20% स्टेट बैंक। ये स्टेट बैंक प्रॉफिट में वापस हुकूमत को आ जाएगा। सर ये बात को क्लियर नहीं कर आएगा, पहले वो अपने मेरा वक्त खत्म हो गया, ये बहस करेगा फिर देगा। ये बहस तो बड़ी लंबी चाहिए, अब इतना टाइम भी नहीं बचा कि हम मैं इस पे कोई कंक्लूडिंग कमेंट दे सकूं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।